क्रिटिसिज्म की नहीं है। क्रिटिसिज्म की कोई बुक नहीं है। तो क्रिटिसिज्म के लिए एक MAR हबीब की आती है, ठीक है। अगर PDF से पढ़ सको देन PDF हम शेयर कर देंगे, नहीं तो उसको परचेज कर लो। पीले कलर की कवर होगी, पूरा टाइटल जो है उसका लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट, ठीक है। ओके सर। इसको एक बार कर लेना, अगर समय हो तभी परचेज करना। अगर लगे कि हाँ कर सकते हैं, टाइम को थोड़ा सा डिवाइड करो कई पार्ट्स में, ठीक है। एक रिवीजन और एक पेपर सॉल्विंग, देयर आफ्टर हम जो नया पढ़ा रहे हैं, इसके बाद अगर तुम्हें समय लगता है, समय बचता है, देन पहला काम करो कि पीटर बेरी को पढ़ डालो, और पीटर बेरी पढ़ने के बाद समय बचे देन तुम क्या करना कि MAR हबीब को जो बुक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट, ये परचेज कर लेना और इसको कर लेना, ठीक। हम लोग स्टार्ट करें। यस सर। अच्छा, इनको जो है पहला पॉइंट ये है कि इनको फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक कहा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक, to base his literary criticism on philosophy, to base his literary criticism on philosophical principles। ठीक है, तो फिलोसफिकल प्रिंसिपल पर बेस करने वाले लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ये पहले क्रिटिक थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक लिखो, अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, अकॉर्डिंग टू कॉलरिज कॉलरिज to establish the principles of writing rather than to finish rules how to pass judgment on what has been written, what has been written by writers,
is his endeavor is his endeavor as critic। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, ये जितना इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा है, टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग rather than to finish rules how to pass judgment on what has been written by writers is his endeavor as critic। ठीक है, तो जो ब्रेक इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा है, ये एक्चुअली में एसटी कॉलेज के ही वर्ड हैं जो उन्होंने कहा है। मींस एज अ क्रिटिक उनका जो फोकस है, उनकी जो कोशिश है, उनका जो होल एंडेवर है, वो क्या है कि राइटिंग के प्रिंसिपल्स को सेटअप करना, ना कि जो राइटिंग की गई है, जो कुछ लिखा गया है, उसको उस पर जजमेंट पास करना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? जो लिखा जा चुका है उस पर जजमेंट पास करने से ज्यादा अच्छा है कि राइटिंग के प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया जाए। ये जो है किसका विचार था? एसटी कॉलरिज का, कि एज अ क्रिटिक उनका जो फोकस है, उनका जो काम है, उनकी जो कोशिश है, वो इस पर आएगी। ठीक है, अब जरा देखते हैं इनके लिटरेरी वर्क्स क्या है, तो ये लिख लीजिएगा, हिज क्रिटिकल वर्क्स। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, एक्चुअली में इसको बायोग्राफिकल मोड में लिखा गया है, इसके विषय में थोड़ा सा आप पढ़ चुके हैं, जब हम लोग एसटी कॉलेज को पढ़ रहे थे एज पोएट, वहां पर भी आप इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में एक बायोग्राफिकल मोड में लिखा गया वर्क है। ठीक है, बट हियर इस वर्क में जो है एक नंबर ऑफ आइडियाज ऑन क्रिटिसिज्म एंड पोएट्री एंड लिटरेचर मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा जो है ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लिखा गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। दूसरा लिखिएगा लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। ठीक है, एक्चुअली एसटी कॉलेज ने कई सारे लेक्चर्स दिए शेक्सपियर के ऊपर, और उन लेक्चर्स का जो कलेक्शन हुआ वो कहा गया लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, और ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एसटी कॉलेज का क्रिटिकल व्यूज का। ठीक है, इसके अलावा जो इनके प्रोज राइटिंग्स में मिलते हैं, एक लिखिएगा द फ्रेंड, फ्रेंड, और दूसरा लिखिएगा द टेबल टॉक। ठीक है, टेबल टॉक में याद रखिएगा, टेबल टॉक से हमने दो तीन वर्क्स आपको लिखाए हैं जब हम लोग पोएट्री पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी ध्यान रखिएगा, टेबल टॉक कई लोगों ने लिखा है। ठीक है, टेबल टॉक और टेबल टर्न, ये चीज आपको याद है। और टेबल टॉक यहाँ जो है ये एक ऐसे कलेक्शन है जिसमें भी जो कुछ एसेज हैं वहां पर एसटी कॉलेज के व्यूज मिलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर। इसके अलावा कुछ एक और कलेक्शंस मिलते हैं, लेटर्स के कलेक्शन है। ठीक है, जिनमें इनके व्यूज मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, जैसे रेने वेलेक ने एक काफी काम किया, इनके जो लेटर्स थे वहां से कुछ व्यूज को कलेक्ट किया, एडिट किया, पब्लिश किया था, तो वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर एक चीज और लिख लीजिए, ये यहीं पर हम मेंशन कर दें क्योंकि आगे सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है, तो यहीं पर एक बात लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू कॉलेज, अकॉर्डिंग टू कॉलेज,
all creative activity is an act of imagination, is an act of imagination. ठीक है, तो इनके हिसाब से कि जो सारी क्रिएटिव एक्टिविटी है उसका जो मूल स्रोत है वो इमेजिनेशन है। जैसे प्लेटो ने कहा था कि इमिटेशन है, बट यहाँ कॉलेज कह रहे हैं कि इमिटेशन नहीं है बट इमेजिनेशन है। और यहाँ पर इन्होंने दो वर्ड्स इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में डिफरेंस किया है। ठीक है, कहाँ पर? इन हिज वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो यहीं पर एक चीज मेंशन करिए कि ही made difference between imagination and fancy। ठीक है, तो इमेजिनेशन और फैंसी में इन्होंने डिफरेंस किया। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि इमेजिनेशन फैंसी में डिफरेंस किसने किया है। फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इमेजिनेशन को क्या कहा है, फैंसी को क्या कहा है। और वहां से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जिसमें बीच में लिखा हुआ आता है कैपिटल में आई और कैपिटल में ही लिखा रहता है एम, आई एम। वहीं से मैं इस चीज को लोकेट करता हूं, दैट इज कि ये एसटी कॉलेज की बायोग्राफिया की लाइन है, लिटरेरिया बायोग्राफिया लिटरेरिया की। और किसके विषय में कहा है? इमेजिनेशन के विषय में। वो बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। और आप अगर अपने व्हाट्सएप पर देखेंगे तो कल ही मैंने भेजा था आपको एक पीडीएफ भेजा था ग्रुप में। ठीक है, मिल नहीं रहा है मुझे, एक मिनट। हाँ, मिल गया। नोट्स ऑन सैमुअल टेलर कॉलेजेस बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो इसमें जो है हमने जो सोर्सेज मिले थे जहां से हमें मिल पाया, हमने कई सारे कोट्स कमेंट और जो है कॉपी करके यहाँ चैप्टर वाइज आपको दिए हैं। तो 6 पेज का ये पीडीएफ है और जो है उसको जरूर पढ़ लेना। वहां से कमेंट आपको मिल जाएंगे, कोट्स मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कोट्स में बहुत आपको लिखवाऊंगा नहीं। एक वो इंपॉर्टेंट कोट कमेंट है, याद रखिएगा, इसमें बीच में कैपिटल आई एम आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन के विषय में लिखा है। अगली स्लाइड पर जब देखते हैं क्या डिफरेंस इन्होंने किया इमेजिनेशन एंड फैंसी। तो पहली चीज देखिएगा, इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन में इन्होंने दो पार्ट किए। क्या? एक तो प्राइमरी इमेजिनेशन है, दूसरा सेकेंडरी इमेजिनेशन। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो प्राइमरी इमेजिनेशन का ही एनलार्जमेंट है, और लिटरेचर और पोएट्री से जो रिलेशन है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन का है, प्राइमरी इमेजिनेशन ऑर्डिनरी इमेजिनेशन है। तो प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है? वो कह रहे हैं कि क्रिएटिव ओरिजिनल यूज अनकॉन्शियसली, मीन्स हम अनकॉन्शियसली बिना बहुत कॉन्शियस का यूज किए हुए हम चीजों को इमेजिन करते रहते हैं। दैट इज ओरिजिनल इमेजिनेशन एंड प्राइमरी इमेजिनेशन। दूसरी बात इसमें क्या है कि ह्यूमन इंडिविजुअल पावर टू प्रोड्यूस इमेजेस, और ये जो हमारी इंडिविजुअल पावर है इमेजेस को प्रोड्यूस करने की अपने माइंड के थ्रू, वो क्या है? प्राइमरी इमेजिनेशन है। एंड द पावर टू गिव chaos अ क्रिएशन ऑर्डर। ठीक है, सॉरी सर्टेन ऑर्डर। जो chaos है, जो चीजें बेतरतीब फैली हुई हैं, उसको एक सर्टेन ऑर्डर देने की जो कैपेसिटी है हमारी, वो क्या कहते हैं? प्राइमरी इमेजिनेशन है। जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? ये सेकेंडरी इमेजिनेशन पोएटिक फैकल्टी है, इसी से पोएट्री जनरेट होती है, विच नॉट ओनली गिव्स शेप एंड ऑर्डर टू अ गिवन वर्ड बट बिल्ड्स न्यू वर्ड्स।
ठीक है, ये सेकेंडरी इमेजिनेशन है। क्लियर? आगे देखिएगा, यहीं पर फैंसी के विषय में बताते हैं। फैंसी इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल फैकल्टी। ठीक है, जो इमेजिनेशन की लॉजिकल फैकल्टी है वो क्या है, वो फैंसी है। ठीक है, द मैकेनिकल एबिलिटी द पोएट हैज टू यूज डिवाइस लाइक मेटाफर्स alliteration in poetry in order to blend various ingredients into beautiful images। ठीक है, तो जो एक लॉजिकल वे में हम इमेजिनेशन को, चीजों को यूज करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो क्या है, वो है फैंसी। तो ये इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में कॉलरिज ने एक अंतर किया है। ठीक है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो फैंसी और इमेजिनेशन है वो वैसे जनरल सेंस में तो समझा जाता है कि एक वेरी सिमिलर चीज है, बट एक्चुअली में बोथ आर अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो इन दोनों के विषय में दो तीन बातें हम लोग लिख लेते हैं। एक पहली चीज लिखिएगा, ही फाइंड्स टू फॉर्म्स ऑफ इमेजिनेशन which he calls the primary and the secondary। The primary प्राइमरी मतलब प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। द प्राइमरी इमेजिनेशन the primary imagination is simply the power of perceiving the objects power of perceiving the objects of sense persons place or things। ठीक है, तो जो पर्सन्स प्लेस या थिंग्स, जो भी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उनको जो परसीव करने की, देखने की, समझने की, और यहीं पर आप आगे ऐड कर लीजिए बोथ इन पार्ट्स एंड होल। ठीक है, तो पूरे तरीके से या फिर उनको टुकड़ों में देखने और समझने की जो क्षमता, कैपेसिटी हमारी होती है, उसको हम लोग प्राइमरी इमेजिनेशन कहते हैं। यहीं पर दूसरा सेकेंडरी भी लिख लीजिए,
The secondary imagination is the conscious use of this power. Is the conscious use of this power of primary imagination. ठीक है, तो ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन की हम लोगों की पावर है वो क्या है, इसी प्राइमरी इमेजिनेशन की पावर का जब हम कॉन्शियसली यूज करते हैं देन ये क्या बन जाती है, सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो यहीं पर आप लिखिएगा इट डिसॉल्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए, इसको हम थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं, इट डिसॉल्व्स, इट dissolves, diffuses it dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate। ठीक है, बात समझ में आई। ये जो बात है इसको थोड़ा सा आप इन्वर्टेड कॉमास में करिए, ये कॉलेज के ही वर्ड्स हैं कि उन्होंने सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए कहा है कि जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो क्या करता है, वो चीजों को डिसॉल्व करता है, डिफ्यूज करता है, डिसिपेट करता है। किस लिए? और सबका एक ही रीजन, एक ही एम होता है कि वो जो है चीजों को रिक्रिएट करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हमने क्वेश्चन कराया भी है। ठीक है, तो आप पीछे जाकर के अपना नोट्स चेक करेंगे या वीडियोस देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, हमने नोट्स जो रिवीजन के क्वेश्चंस कराए थे वहां पर हमने ये चीजें कराई थी आपको। ठीक है, अब फैंसी के लिए भी एक बात लिख लीजिए जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैंसी इज the arbitrary bringing together of things that lie remote and forming, that lie remote and forming them into a unity। ठीक है, ये क्या करता है
कि जो चीजें हैं वो बिखरी हुई हैं उनको एक ऑर्डर में करके ले आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो फैंसी है वो फाइनली क्या है, एक आर्बिट्रेरी ब्रिंगिंग टुगेदर है। ठीक है, जो चीजें इधर उधर फैली हुई हैं, केओस में है, उनको एक फॉर्म में, एक शेप में ले आना क्या है, फैंसी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यू था किसका, एसटी कॉलरिज का। ठीक है, अच्छा, आर्ट के विषय में इन्होंने एक बात कही है, तो उसको भी हम यहाँ पर जो है, ये इमेजिनेशन और फैंसी जो है एक तरीके से खत्म होता है। तो एक बात लिखिएगा यही, हिज व्यूज ऑन आर्ट, हिज व्यूज, इस थोड़ा सा हम लोग चेंज कलर करते हैं, बेटर रहेगा, हिज व्यूज ऑन आर्ट। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, art is in the union of soul, art is the union of the soul अच्छा, आर्ट का मतलब यहाँ पोएट्री, लिटरेचर और सारे आर्ट्स आ जाते हैं। यूनियन ऑफ द सोल विद द एक्सटर्नल वर्ड ऑफ नेचर, विद द एक्सटर्नल वर्ड ऑफ नेचर। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज में बड़ी बड़ी सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स नेचर, it represents nature as thought and thought as nature, nature as thought and thought as nature। ठीक है, तो ये नेचर को थॉट की तरह और थॉट को नेचर की तरह रिप्रेजेंट करता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? कौन ऐसा करता है? आर्ट। किसके व्यू के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ एसटी कॉलरिज। क्लियर? आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, it is at once, नए स्लाइड पर लिखते हैं, सॉरी एक मिनट, ओके। आप नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट इज, इट का मतलब आर्ट, इट इज एट वंस more and less than what it imitates, it imitates। एक बात ध्यान रखिएगा, इमिटेशन के विचार को, इमिटेशन के आइडिया को कॉलरिज पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करते हैं, बट वो एक चीज इसमें ऐड करते हैं कि आर्ट जो है सेम टाइम वो जिस चीज को इमिटेट करता है उससे ज्यादा भी होता है, उससे कम भी होता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को उन्होंने लॉजिकली बताया है, यहीं पर कंटिन्यू कर लीजिए। इट is more
because it infuses the artist's soul into it. The artist's soul into it. ठीक है, आर्टिस्ट की जो सोल है, उसका जो इनर कॉन्शियस है, उसका जो क्रिएटिवनेस है, उसकी जो एफर्ट है, वो भी उस क्रिएशन में लगी है, इसलिए वो उस ओरिजिनल इमेज जिसका इमिटेशन है उससे ज्यादा है। और लेस क्यों है, यहीं पर आगे कंटिन्यू करिए। एंड लेस बिकॉज it ignores whatever is alien. Whatever is alien to the soul. ठीक है, अच्छा कम क्यों होता है, क्योंकि जो आर्टिस्ट है, जो उसकी सोल है, उसको ऐसी भी चीजें उस थिंग में मिलती हैं जिसको वो इमिटेट कर रहा है, जो कि उसके लिए बिल्कुल एलियन होती हैं, अजनबी होती हैं, अननोन होती हैं। तो उस अननोन अजनबी चीज के लिए वो क्या करता है कि उसको छोड़ देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको ऐड ही नहीं करता है। तो ये दो तीन विचार थे इनके, किसके विषय में, आर्ट एंड आर्टिस्ट के विचार में। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखिएगा। ठीक है, एक पहला लिखिए, द फर्स्ट प्लान लिखिएगा, द फर्स्ट, द फर्स्ट प्लान ऑफ लिरिकल बैलेट्स ballads is presented in chapter 14, chapter 14 of the Biographia Literaria। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जो लिरिकल बैलेड्स है उसका जो पहला पॉइंट है डिस्कशन का, वो कब हुआ, लिटरेरिया बायोग्राफिया के चैप्टर 14 में पहली बार इसका आइडिया डिस्कस किया गया था। ठीक है, लिटरेरिया है वो उसके लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के बाद पब्लिश हुआ था, लेकिन जो उसका आइडिया है इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा। आगे दूसरी चीज लिखिएगा, द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, willing suspension of disbelief
ठीक है, ये कॉलरिज का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। हैज बीन एलेबोरेटेड in the chapter 23 of the Biographia Literaria। ठीक है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर 23 में किसका डिस्कशन है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का। और यहीं पर जो है एक स्पेनिश प्ले है डॉन जुआन, ठीक है, उस डॉन जुआन का जो डिस्कशन करते हैं, उसी डॉन जुआन के डिस्कशन में विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के विषय में भी बताते हैं। और चैप्टर 14 में उन्होंने लिरिकल बैलेड्स के प्लान पर डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग हम लोगों ने कर लिया जो एसटी कॉलेज में करना था। ठीक है, एसटी कॉलेज के लिए इतनी चीजें एनफ है। और नेक्स्ट थिंग हम लोग करेंगे मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक, और मैथ्यू आर्नल्ड से पहले हम लोगों को भी करना है क्या? जॉन कीट्स को आज अच्छा समय नहीं है बीच में। ठीक है, तो जॉन कीट्स और पीवी शैली को थोड़ा सा एक एक स्लाइड का काम होगा। जॉन कीट्स का नेगेटिव कैपेबिलिटी है और पीवी शैली का जो है एक वर्क है, बस उसको करके हम लोग मैथ्यू आर्नल्ड पर मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी 1 मिनट का समय है, अगर कोई क्वेश्चन है देन पूछ लो।